देखिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, देखो आराम से, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, और हमको क्या करना है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब, लीटर एंड मिलीमीटर, ठीक है। पहले इसको देखते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की अगर बात करें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर को क्यूब करेंगे हम तो क्या होगा, 1 मिलीलीटर आ जाएगा। ये मैं फॉर्मुलेट कर रहा हूँ, फॉर्मूला समझा रहा हूँ आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। नोट्स में ये क्वेश्चन है नहीं, सेकंड फिफ्थ है और 8th है, ये भी नहीं है। ये जरूर होगा, तो उसी से रिलेटेड होगा ना, तो दिमाग लगाओ ना, तो दिमाग भी तो लगाओ। 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या दिमाग लगाया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मैंने लिख दिया इंग्लिश में ताकि आप समझ जाए, और 1 मिलीमीटर। उसी तरह 1 लीटर इक्वल टू पता है 1000 मिलीलीटर होता है, ये तो क्लियर होगा आप लोग को। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आप देखते जाओ, मैं सबको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करूं, कोई घबराने की बात। अब अगर हम 1 मीटर की बात करें, 1 मीटर की बात करें तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का मतलब क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर, ये हुआ ना। और 1 मीटर क्यूब अगर हम कहें, अब इसको पूरा अगर सॉल्व कर दें तो 3 बार 100 का मतलब क्या हो गया, 6 0 हो जाएंगे 2, इस तरह लिख सकते हैं। देखो, तो इस तरह का कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। हम जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करते जाएंगे, सब नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है ना, डिजिटल नोट्स में ग्रुप पे भेज दो, कोई टेंशन नहीं बात, और पहले भेज रहे हैं। अब हमको जो हम लोग बचपन में मेजरमेंट करते थे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर है, उस तरह से नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई भी चीज क्यूब करके आएगी, लिख सकते हैं, उसमें क्या है। 1 मीटर क्यूब है ना बेटा, तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, वहां पर भी सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा। एक मिनट, अभी क्वेश्चन क्लियर करा रहे हैं तो और ज्यादा क्लियर, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन भी जैसे का देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। एक बार देखना ये बुक में कहां क्वेश्चन है, एग्जांपल 8, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड
A godown is in the form of a cuboid of measurement 60 meter into 40 meter into 30. 60 40 देख रहे हैं? एक गोडाउन है, मतलब एक रूम है, गोडाउन समझते ही हैं आप गोडाउन। उसकी जो मेजरमेंट है इस तरह से 60 इंटू कौन सा, each क्वेश्चन ऑब्टेन 2 मार्क्स, और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर पार्ट होंगे ना तो वो 1 मार्क्स। सिंगल जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो 2 मार्क्स का, और उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन एबीसीडी करके तो 1-1 मार्क्स का। ठीक है, ये जो हाइट है 30 है डिग्री, ब्रेथ 40 और ये जो लेंथ है 60। समझ में आ रहा है आपको? ओके, कहा ये जा रहा है हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इफ इन द if the volume of one box is 0.8 मीटर। देखिए, अब इसी तरह से कुछ क्यूबॉइडल बॉक्सेस, ठीक है, और इनका वॉल्यूम जो है 0.8 मीटर थी। तो कहा ये जा रहा है कि आप इस गोडाउन में इतने ऐसे वॉल्यूम वाले कितने बॉक्सेस को आप अरेंज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो बताइए इसके लिए क्या करना होगा? करिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूं, हमें इसका तो वॉल्यूम पता है जिस डब्बे को गोडाउन के अंदर रखते हैं, लेकिन गोडाउन की भी तो वॉल्यूम पता होनी चाहिए ना, और गोडाउन कैसा शेप में है। हमें चैलेंज होता है उस कंस्ट्रक्शन का शेप पता लगे, क्यूबॉइड है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दीजिए, 60 इंटू 40 इंटू 30, जो भी आंसर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो आएगा, और नीचे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कर देंगे। ये जो आएगा ऊपर रखना और नीचे 0.8 लिख करके कट करिए, सॉल्व करिए, देखिए, ट्राई करिए कैलकुलेशन। So if the volume of reservoir is 108 मीटर क्यूब, हमको इस रिजर्वायर का वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ठीक है। मैं एक बार इरेज कर दूं, इसी को रिजर्वायर बना लेते हैं, और जो वॉल्यूम दिया है वो क्या है, 108 सेंटीमीटर या मीटर है, मीटर, ठीक है। ये तो इसका दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। कहा जा रहा है कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी भरना है। इस पूरे रिजर्वायर का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो कहा रहा है कि आप बताओ कि इस पूरे रिजर्वायर को भरने में कितने आवर लगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हाँ करिए, ओके, ट्राई करने तो बेटा इनको, नहीं तो मैं बताऊंगा ही, दिमाग लगाइए थोड़ा। देखो बेटा, फैन ऑफ करना जरा, फैन ऑफ। इस रिजर्वायर की जो वॉल्यूम है वो 100 मीटर क्यूब दे रही है। 1 मिनट में 60 लीटर भरा जा रहा है, तो पूरे इसको भरने के लिए हाउ मेनी आवर्स, कितने आवर्स लगेंगे, ये हमारा कोर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब जैसे कि आपको पता है यहाँ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, और हमसे ये पूछा और हमको क्वेश्चन में बताया गया है कि वाटर तो लीटर में फिल कर रहे हैं,
ठीक है, तो पहला काम हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे, इसीलिए मैंने पहले आप लोग को वो लिखवाया था। ठीक है, उसको आप घर पे देखेंगे। सो वॉल्यूम रिजर्वायर इज इक्वल टू 108 मीटर क्यूब। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर लीटर बनाना है तो into 1000, ठीक है, 1000 लीटर्स। अब ऐसे करना हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 3 जीरो लग जाएगा आगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिजर्वायर के अंदर, ठीक है, इस अच्छे से रखिए, थोड़ा बता दीजिए, इस रिजर्वायर के अंदर इतना लीटर पानी भर जाएगा, इसकी कैपेसिटी है। क्लियर है भैया, ये समझ में आया आप लोग को? इस रिजर्वायर या इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, और हमने कहा कि 1 मिनट में 60 लीटर हो रहा है, तो कितने आर लगेंगे। अब देखिए, सो टाइम टेकन टू पोर 60 लीटर इज टू 1 मिनट। सो 1 लीटर भरने में कितना लगेगा, 1 लीटर भरने में कितना लगेगा, देखिए यहां तक समझ में आ गया आपको? इसको थोड़ा इरेज कर स्पेस है। अब ध्यान, टाइम टेकन टू पोर 60 लीटर टू सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट, मतलब कि 60 लीटर पानी भरने में 1 मिनट का समय लगता है। ठीक है, सो टाइम टेकन टू पोर 1 लीटर, 1 लीटर की अगर बात करें तो क्या होगा, 1/60, 60 से डिवाइड कर देंगे मिनट। अब देखिए, सो अब हम कहें टाइम टेकन टू वो 108, कितना 3 जीरो था, ये होगा सर, और 3 जीरो लीटर इसका टू 108,000 into 160। ठीक है, क्या ये 108 ये बेटा टोटल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम 108 है। लीटर में कन्वर्ट कर दिया है उसको, मीटर क्यूब था ना बेटे, उसको लीटर में कर दिया। सो सिंपल है, कट होगा तो जो आंसर होगा वो 30 आएगा, 30 आवर्स। जो आंसर आएगा वही आवर्स में निकल जाएगा, मतलब कि 1 लीटर भरने में, 60 लीटर भरने में, ये क्या हमारा कैलकुलेशन था, तो 10,80,000 सॉरी कितना 1,08,000 1,08,000 लीटर पानी को भरने में हमें कितना लगेगा, 30 आवर्स। समझ में आया? नहीं है तो फिर से रिपीट करो विधि, आपको है देखना, इनके मुंडी हिलाने पे मत हिला देना, क्योंकि इनको जल्दी समझ में आता है, ठीक है ना, तुम्हें झेल रहा हूं और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्य को पहचानते हो, पहचानते हो वो लक्ष्य जो बोल रहा है, कुछ 1800 आ रहा है आंसर, तो 1800 मिनट हो गए, मैंने 30 आवर्स बताया ना। देखिए बेटा क्वेश्चन अगला है, वो ट्रक वाला कौन सा क्वेश्चन है, टैंकर वाला, देखा
सबसे वो नीचे वाला होगा, ट्रक वाला। अ मिल्क टैंक 6 देखना बेटा। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। बिल्कुल मिल्क टैंक सिलेंडर की तरह ही होता है। ज्ञान ना बांटे, अपना ज्ञान अपने पास रखें। whose radius is 1.5। ठीक है, अभी बनाएंगे। बेटे फोकस FOCUS उस पे बना, उधर नहीं। मिल्क टैंक जो है बेटा वो सिलेंडर के साइड में होता है, साइज में देखा ही हमने जो भी होता है। उसका रेडियस 1.5 मीटर। उस मिल्क टैंक का रेडियस जो है 1.5 मीटर और लेंथ 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर लंबाई है और उसकी जो रेडियस है वो हमारी है 7 मीटर, सॉरी 1.5। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो हमें ये बताना है कि उस टैंक के अंदर कितना मिल्क स्टोर हो सकता है। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन कितना बेटा? मीटर क्यूब होगा ना, बिल्कुल सही करिए। बता रहे हैं 1 मीटर क्यूब में बेटा 1000 लीटर्स जी। 1 मीटर क्यूब में बेटा 1000 लीटर्स होते हैं। चलो बेटा हम इसको क्वेश्चन करें। अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप पिक्चर नहीं बनाएंगे तब तक आप इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो मिल्क टैंक था ऐसा था, ठीक है। हम मिल्क टैंक को जब भी कोई सिलेंडर बनाएंगे तो उसको स्ट्रेट बना करके उसका हिसाब किताब लगाते हैं। जैसा हमारे ऐसा यहाँ मिल्क टैंक, हमने गाड़ी पलट दी, इसकी जो लेंथ है 7 मीटर थी या 8 मीटर? ठीक है 7 मीटर और रेडियस 1.5। अब आपको जी भैया यार अभी तो बस छोटा सा है। एक सेकंड रुक जाओ, अभी इसको स्टॉप तो करने दो, नहीं तो 8 क्लास में रूट आ जाएगा। आएंगे ठीक है बेटा। अच्छा 7 मिनट बाकी है बेटा, 6 मिनट अभी देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है हमारा 2 पाई RH होता है। हाँ हाँ बाद में देखकर 2 पाई RH होता है वॉल्यूम ऑफ किसी भी। कितने आंसर है बेटा? 49 ठीक है मैं देख लिया 4950 नहीं, एक जीरो ज्यादा कर रहे हो आप। कितने हैं? 2 जीरो है ना? 4950 होगा ना, 100 से डिवाइड करेंगे उसको। चल देखिए ना, कोई बात नहीं। देखो बेटा आप लोग 2 पाई RH 2 into 22/7 into R कितना है भैया? 1.5। H कितना है? सर R स्क्वायर। सर नमस्ते सर, मतलब क्या? सर R स्क्वायर स्क्वायर रहेगा। R के बाद स्क्वायर आएगा क्या? हाँ तो वहाँ पे तो बढ़ा दो 1.5 से बढ़ा दो ये। ठीक है 7 से 7 का कट्टा। ये क्या है सर? 2 15 जस्ट करो ना, 2 बार करो ना। क्या है सर? 4950 है आंसर। ये तो सर मीटर में आएगा ना, पहले प्री तो उसको तो फिट करोगे आप। ये जो हमारा आंसर आया है मीटर में, तो हम क्या करेंगे इसको
100 से डिवाइड करते हैं। सर हाँ। आपका फॉर्मूला गलत है, वहाँ पे 2 नहीं आएगा। नहीं 2 बाई RH होगा। नहीं आएगा। ओ अरे नहीं दिमाग काम करता है, वहाँ इधर पे पड़ा मिटा दो, नहीं तो फिर लिख दोगे आप वीडियो। एक मिनट। अप्लाई भी हमने नाम से किया। अब जरा मुंह बंद करके रखेंगे सारे। देखिए वंश तुम तो एंजॉय कर रहे हो इतने इतने क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना? ज्योग्राफी के चैप्टर 2 की जो मैं करा रहा हूँ, पीडीएफ भेज दिया बेटा, एंजॉय। देखिएगा मैंने हिमालय आप लोग को कल समझा दिया था जी, ओके। आप थोड़ा दिमाग पे है ना चोट मारे, ठीक है। हिमालय को कैसे बना ये पिछली वीडियो में बताया था, और कल मैंने आप लोग को ये बताया था कि हिमालय जो है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक 3 पार्ट में बांटते हैं। कल मैंने मैप पे बताया, आपको समझ में आएगा, वीडियो देखिए। फिजिकल फीचर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो ग्रुप पे, जैसे ही अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा हो तो ऊपर ही है ना, मेरी शक्ल आपको परेशान करेगी, करती है ना, अनसब्सक्राइब कर दो, हमने कुछ चिंता लगी। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, और मैंने ये भी बता दिया था हिमालय बना कैसे। 6 जो फिजिकल फीचर हैं हमारे इंडिया के, उसमें मैंने आपको कहा था कि 6 का 6 आज से करोड़ों साल बोले बना कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हिमालय मैंने बता रखा है, ठीक है। और जो नहीं आए हैं वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की। कल जो मैप मैंने आप लोगों को दिखाया था, याद ही होगा। देखिए आपको पता है कि जो पेनिसुला प्लेटो नीचे हमारा है, प्रायद्वीपीय पठार, और ऊपर हिमालय, उसके बीच में ज्योग्राफी का बुक क्यों नहीं लाया क्या? एक सेकंड रुकिएगा जरा, आरो को तो इसी की स्क्रीन पे दिखा। देखो आरो बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, शांति बनाए रखेंगे जरा। जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए बना दिया, ध्यान देंगे। ये पूरा का पूरा इंडिया का फिजिकल फीचर है। जैसा कि आपको पता है, ये वाला जो पहला पार्ट है आपका, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये हो गया सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है। ये हमारा यहीं पर भारत में हिमालय पर्वत का विस्तार, हिमालयन माउंटेन क्यों लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा जो आपको ये अंदर वाला दिख रहा है, ये हिस्सा, ये जो हिस्सा पूरा अंदर दिख रहा है, ये नहीं, इसके अंदर वाला, ये है आपका पेनिसुला प्लेटो या प्रायद्वीपीय पठार, डेक्कन प्लेटो, पेनिसुला प्लेटो या प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। ठीक है, ये है आपका, देखो बेटा तुम इंडिया देखो, खैर तो वहीं पर है सब कुछ। ये है आपका ग्रेट डेजर्ट, मतलब जो यहाँ पे झारखंड, सॉरी क्या नाम है, राजस्थान और गुजरात में, और थोड़ा आंध्रा और तेलंगाना में भी ये डेजर्ट पाया जाता है। मैंने आपको 1 नंबर बता दिया था, जो कि था इंडियन माउंटेन, ठीक है। जैसा कि आप लोग चाहते हैं कि मास्टर का खून पिए और मास्टर खड़े होकर ही पढ़ाए, तो देखिए ये जो दूसरा नंबर आपको दिख रहा है, ये आसाम में भी जाएगा। सेकंड नंबर का जो ये मैप है, आपको समझ में आ रहा है, ट्रेस करना पड़ेगा मुझे, समझ में आ रहा है सेकंड का एरिया कहां से कहां तक है? दिक्कत हो रहा है ना? होता ही है, मैप पे इसलिए ट्रेस किया जाता है क्योंकि आप है ना, इसमें इतना ज्यादा अंदर चीजें है ना, डिफिकल्ट हो जाएंगी, हम सामने दिखेंगे। एक मिनट दीजिए।
ये प्लेन है। अब तो समझ में आ रहा होगा प्लेन कहाँ है इंडिया में। अब ठीक है, क्या हुआ? कोई बात नहीं, छोटी बहन है, बड़े भाइयों को नोच के खा सकते। दिख रहा है आप लोग को? अब क्वेश्चन ये उठा, हिमालय तो मैंने बता दिया, नहीं बताऊंगा, ये भी तो बताना पड़ेगा ये मैदान बना कैसे, प्लेन बना कैसे। सब चीज का निर्माण करोड़ों साल पहले हुआ है, जो कि आपके बुक में नहीं बताया गया है कि ये प्लेन कैसे बना है। हायर क्लासेस में पढ़ना, मैं आपको बता दूं। जो उत्तर भारत का मैदान है, आपने केवल यही पढ़ा होगा कि जो यहाँ पे सतलज इंडस रिवर जो आती है, तो पंजाब हरियाणा और दिल्ली का जो मैदान बनता है प्लेन, गंगा और यमुना से उत्तर प्रदेश बिहार और वेस्ट बंगाल का बनता है। नदी आती है, दोनों साइड मिट्टी बिछाती है, प्लेन बन जाता है। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, असम में आती है, इस वाले इलाके में असम में वो ब्रह्मपुत्र बेसिन है, वहां पर उसके द्वारा मैदान बनाया जाता है। समझ में आ रहा बात आपको? लेकिन अगर आप जियोलॉजिकल रीजन पूछे, मतलब कि जियोलॉजी का मतलब होता है करोड़ों साल पहले की बात, उससे कम में कुछ बात बनती नहीं। तो जहां पर आज आपको ये पूरा का पूरा चीज दिख रहा है, ये टेथिस भूसन्निधि का ही हिस्सा है। टेथिस जियोसिंक्लाइन, जहां हिमालय माउंटेन है, मैंने प्लेट टेक्टोनिक वाले क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को कि जहां पूरा का पूरा हिमालय है, वो टेथिस भूसन्निधि का बाउंड्री है। ऊपर से यूरेशियन प्लेट और नीचे से इंडियन प्लेट टक्कर होने से, बीच में फोल्ड होने से माउंटेन बनता है। लेकिन माउंटेन के बता देंगे आपको, चिंता नहीं। तो यहाँ पर जो ये प्लेन है, ये उसी टेथिस भूसन्निधि का टेथिस जियोसिंक्लाइन का हिस्सा है। रिमेनिंग पार्ट, वो हिस्सा टेथिस भूसन्निधि का जो दोनों प्लेट के टकराने से माउंटेन की तरफ ऊपर नहीं उठ पाया, जो उठ गया हिमालयन माउंटेन, जो नहीं उठ पाया वो हो गया टेथिस भूसन्निधि ही बचा रह गया। अब हिमालय से भी और इधर से भी जो भी नदियां बह करके जाती थी, बार बार मलबा गिराते गिराते उस समुद्र को पूरा भर दिया बाद में, और वो समुद्र पूरा का पूरा प्लेन के जैसा बन गया। जियोसिंक्लाइन ज्योग्राफी में अभी आप लोग को ग्रेजुएशन से पहले सुनने को भी नहीं मिलेगा। जियोसिंक्लाइन का मतलब या भूसन्निधि का मतलब ये होता है ऐसा सागर जो कम गहरा हो। सागर जो कम गहरा हो, अब सागर कम गहरा है और आपको पता है नदियां आकर के उसमें मलबा बिछाती जाएंगी, मलबा बिछाती जाएंगी, नदी वो सागर जल्दी भर जाएगा, और जब सागर पूरा भर जाएगा तो क्या वो मिट्टी से भर जाएगा, तो प्लेन बन जाएगा। तो वही टेथिस जियोसिंक्लाइन या भूसन्निधि जो एक छिछला सागर था, सोलो क्या कहते हैं, एक सी था, कम गहरा था, उसमें दोनों तरफ से नदियां आकर के जब मलबा गिराती गई, सेडिमेंट निक्षेपित करती गई, ठीक है, तो उससे जो मैदान बन गया या पूरा का पूरा प्लेन बना, वही आपका द ग्रेट इंडियन क्या नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तर भारत का महान मैदान। इसको महान मैदान कहते हैं, ग्रेट प्लेन कहते हैं। दुनिया में अभी भी पूरे अर्थ के अभी ग्लोब पे आप देखो तो इंडस, ये जो इंडस बेसिन है, सिंधु नदी घाटी हो गई, और ये जो पूरा उत्तर भारत का हमारा मैदान, इतना इससे ज्यादा फर्टाइल तो लैंड कहीं नहीं। बहुत जगह खेती होती है लेकिन इतनी फर्टाइल लैंड कहीं नहीं। बस समझ रहे? तो आप लोग ये बता सकते हैं सब लोगों को कि कैसे मैदान बना का, और इसके अंदर का क्या क्या डिवाइडेशन है। आप कह सकते हैं पंजाब एवं हरियाणा का मैदान, उत्तर प्रदेश का मैदान, बिहार का मैदान, पश्चिम बंगाल का मैदान, ये तो आसान है। हाँ जी, मैं आप ही से करा था। आगे देखिए, हाँ, सब बता देंगे। सुलेमान पाकिस्तान में, हिंदुकुश बेटा वहां पे अफगानिस्तान में, बताए हमारे चैप्टर से रेलेवेंट नहीं है अपने। देखिएगा, अब इस प्लेन के अंदर जो भी फैक्ट्स है, जो डाटा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, क्या है, ये आपको देखने को मिल जाएगा आपकी बुक स्क्रीन पे, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी उसमें मिल जाएगा। पहले मैं जो मैप वाला काम है वो समझा के खत्म होगा। हमने नंबर फर्स्ट जान लिया कि द
द ग्रेट इंडियन हिमालयन माउंटेन कैसे बने, पता हो गया अच्छी तरह से, बता रखा। ये प्लेन कैसे बने ये भी आपको पता है। अब बारी आती है किसकी, बता दे रहे एक आप, जो मैंने आप लोग को टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ाए हैं तो आपको दिख रहा होगा जो प्लेट्स हमारे हैं, इंडियन प्लेट जो हमारा है वो ऐसे आता है और यहां से अचानक ऐसे मुड़ करके ऐसे चला जाता है। अगर प्लेट टेक्टोनिक में प्लेट्स क्या याद होगा, बुक लेके आइए मेरे पास, दिखाइए पढ़ाना तुम्हें देखो। देखिए मैं इस पे दिखा दूं, हेलो, बहुत सड़े हुए आदमी के पास बैठे हो, मेरे जैसे सड़ा हुआ आदमी मैं भी नहीं मानता कोई दूसरा, क्योंकि मुझे ये पढ़ना छोड़ के लाखों पूछा। अरे प्लेट्स वाले कहाँ गए, प्लेट टेक्टोनिक से प्लेट है ही नहीं, ये कौन सी किताब है? ठीक है देखो, नहीं एक पीछे पिक्चर थी ना, इसमें है ही नहीं, लग रहा तुम्हें पेज 2 पेज कम है। देखिएगा एक सेकंड जरा हम भी देख लें कि स्क्रीन पे दिख रहा है नहीं। शांति बनाए रखेंगे आप लोग, ज्ञान बातें बटे। ये आप लोग को बुक दिख रही होगी, ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिखेगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इधर यहाँ पे इंडिया दिख रहा है ना, ये वाला, और आप देख रहे हैं कि इंडिया में ऐसे कैसे दिख रहा है, ये इंडिया दिख रहा है आप लोग को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जाकर के साउथ की तरफ मुड़ जा रही है, प्लेट बाउंड्री, देखिए ये प्लेट बाउंड्री जो है ये साउथ की तरफ यहीं जाके मुड़ जा रही है, दिख रही है, समझ में आप लोग को? पकड़ी, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में स्क्रीन पे दिखा दो बच्चों को, 1 मिनट आ रहा हूं, तुम्हें भी दिखा रहा हूं। एक बार चौथी क्लास में आ जाओ तो पता चलेगा। हाँ देखिएगा, आ रहा, अब आपको दिख रहा होगा, ये जो टेक्टोनिक प्लेट है इंडिया की, इंडियन प्लेट जो आपको दिख रहा है, इंडो एस्ट्रल प्लेट, ये नीचे जाकर के यहाँ पर ना मुड़ जा रही है, साउथ की तरफ देख रहे हो, साउथ की तरफ डाउनवर्ड हो रही है वो प्लेट, वहां देखिए ना बेटा आप लोग अपने बुक में, साउथवर्ड हो रही है ना, तो प्लेट के मुड़ने के कारण ही हिमालय भी उसके साथ साथ नीचे मुड़ गई। क्लियर है? अब क्लियर हुआ बेटा? चलो बताएंगे। प्लेटों की बात करते हैं। देखिए इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं वो सारे के सारे आपको प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से समझ में आएंगे, ठीक है? चलिए मैं दिखाता हूं। अब अगर आपको पेनिसुला प्लेटो समझना है तो पहले आपको चलना पड़ेगा करोड़ों साल अरबों साल पर, ठीक है? पेंजिया, पैंथलासा, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड समझेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि आखिर ये डेक्कन प्लेटो कैसे। तो किसी का शॉर्ट टर्म छोटू मेमोरी लॉस या कुछ गजनी टाइप केस भी होते हैं हमारे पास, तो ध्यान देंगे। ये हमारी अर्थ है जो कि करोड़ों साल पहले क्या थी, पूरी अर्थ पर एक ही लैंड था जिसको कि पेंजिया कहा जाता था, और इस पेंजिया के चारों तरफ जो ओशियन था उसको पैंथलासा कहते हैं। लैंड को पेंजिया, ओशियन को पैंथलासा। आगे जाके टूट गया दो हिस्सों में पेंजिया, ऊपर का अंगारा लैंड और नीचे का गोंडवाना लैंड, ठीक है? और इस गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण और अंगारा लैंड के टूटने के कारण सब चीजें बनी। याद रखिए गोंडवाना लैंड जो था वो जिस तरह से पेंजिया या अर्थ के बनने के समय जो
रॉक्स थे या जितने भी पत्थरों से बना था, ये अभी भी वैसा ही है, इसमें कोई भी ज्यादा चेंज नहीं है। आपने तो वैसे ज्योग्राफी कम पढ़ी है, लेकिन मैं आपको एक नॉलेज की बात बता दूं, अफ्रीका में कभी भूकंप नहीं आता। वही तो बताएंगे ना क्यों, तो बेटा आपको पूछने से पहले पता चल जाएगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं आता। जो भी गोंडवाना लैंड के हिस्से थे वहां पे अर्थक्वेक या तो आता ही नहीं, और आता है तो बहुत ही कम, मतलब उसके और दूसरे कॉजेज हो सकते हैं। वोल्केनिक इरप्शन के कारण आ जाए, ठीक है, और वोल्केनिक इरप्शन भी बहुत कम होता है, पहले जो होना था हो चुका है, ध्यान देंगे। तो इस गोंडवाना लैंड के टूटने से इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है पूरा का पूरा वो बना है, ठीक है। भारत का जो दक्षिण का पठार है, पूरा पूरा डेक्कन प्लेटो जो आपको दिखता है, ये पूरा का पूरा एज इट इज गोंडवाना लैंड का ही टुकड़ा है। हमारे डेक्कन प्लेटो पे जहां तक बाउंड्री है ना, कोई भी भूकंप रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। ये हो सकता है कि भूकंप उधर आया, उधर थोड़े बहुत अर्थ का तो एक साथ कनेक्टेड है, थोड़े बहुत झटके आ गए नॉर्थ इंडिया से, लेकिन वहां पे कोई भी भयानक भूकंप आ ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी अर्थक्वेक का एपिसेंटर इस गोंडवाना लैंड के धरती के नीचे नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्रस्ट है, लाडू थोड़ा पैसा दे रहे हैं मम्मी, थोड़ा ध्यान है ना। मान लीजिए ये हमारा कोई भी अर्थ का क्रस्ट है टुकड़ा, एपिसेंटर कहाँ होगा? इस क्रस्ट के नीचे। नीचे से कोई वेव आएगी, टक्कर मारेगी इस क्रस्ट पे, तब जाके आपको वाइब्रेशन फील होगा। तो मेरे कहने का मतलब गोंडवाना लैंड में ऐसा कोई भी टुकड़ा नहीं है, इस गोंडवाना लैंड के जमीन के अंदर से कोई भी अर्थक्वेक का एपिसेंटर नहीं बन सकता। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं क्योंकि इसे मूवमेंट नहीं है, इंटरनल जो बैलेंस है वो इतना परफेक्ट हो चुका है। गोंडवाना लैंड के अंदर की जो चट्टाने हैं, जिस रॉक से पूरा का पूरा ही एरिया बना, वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, पहली बात। दूसरा, ये सबसे ओल्ड माना जाता है, तो जो चीज जितनी पुरानी होगी ना वो उतनी ही बिल्कुल कॉन्क्रीट होगी। लेकिन नॉर्थ इंडिया का जो इलाका आपको पता है प्लेट बाउंड्री पे हो, ये जो हमारा इलाका है आपको पता है कि ये इंडियन प्लेट और ऊपर से यूरेशियन प्लेट के बाउंड्री पे पूरा का पूरा इलाका, और आपको पता है दो बाउंड्री के और वैसी बाउंड्री जो कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से टक्कर हो रही है जी, ठीक है, उस बाउंड्री के कॉर्नर पे जो हिस्सा होगा वहां तो भूकंप हमेशा आएगा। बता रहे नहीं, अंगारा लैंड पुराना था, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन अंगारा लैंड के जो हिस्से उसके ऊपर और नए नए लैंडफॉर्म्स बने, हिमालय बना, चाहे जो भी बना, ठीक है, वो चीजें जो थी ना वो अभी न्यू है और ये बिल्कुल स्टेबल है। अंगारा गोंडवाना लैंड के हिस्से स्टेबल थे, इसलिए भूकंप नहीं आता। मैं और भी चीज क्लियर करूंगा, चिंता मत करो, बता रहे मास्टर को परेशान ना करें। अच्छा, किस बच्चा ने मेरे को मैसेज किया था कि पापा ड्यूटी पे जा रहे हैं, मैं काम नहीं कर पाऊंगा? मुझे ये समझ में नए नंबर से किसने? नहीं, जिसने भी, किसी ने पता नहीं। डीपी में तो पापा जी की फोटो थी, ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान उनके घर का फोन जल्दी ठीक करें। हेलो, चुंगम, तो चुंगम ही रखे हो, जल्दी दो यार। अच्छी नहीं लगता, दो एक साथ खा के ट्राई। लालची मास्टर बचता ही नहीं मेरे पास। चलिए देखिए, सो देखिएगा, देखिएगा, हिमालयन माउंटेन आपको पता है, आपको ग्रेट इंडियन प्लेन पता है, और पेनिनसुला प्लेटो मैंने बता दिया। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताते हैं और जो आपके काम में है। अब अगर डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पर डेजर्ट क्यों बना?
राजस्थान में ही रेगिस्तान क्यों? ये तो आप लोग को पहले क्लास में पढ़ा दिया होगा, अगर किसी अच्छे टीचर से पढ़ा होगा आप लोग को। मतलब आपकी भी अच्छे टीचर से नहीं पढ़े, बताइए ये मेरी बड़ाई थी या उसकी बुराई? अच्छा यार, ये तो सच में पता होगा आप लोग को कि आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि राजस्थान में ही रेगिस्तान को, ये नहीं सोचा कभी आप? नहीं, सोचने के बाद बेटा है ना, सोचने के बाद एक इसको है ना कहते हैं मोबाइल फोन, ऐसा होता है थोड़ा सा लंबा होता है, उसके बाद बेटा एक बार क्लिक करेंगे ना तो यूट्यूब आ जाता है, और एक बार क्लिक करें तो आपका गूगल भी आ जाएगा। गूगल पे आप क्लिक करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो उसको स्किप करिए, धरती से पूछो इसको पता है, आप उसमें है ना यूट्यूब कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका हाँ, ये मेरी पढ़ाई थी, देखिए देखो ये बहुत महंगा चीज है बेटा, नहीं ज्यादा नहीं, 3000 रुपये लीटर आता है ये, लाहौर से मंगवाया, सरफ का पानी और क्या है। देखिएगा यहाँ पे अरावली रेंज जो है ना, इस तरह से समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरावली माउंटेन रेंज जो है, अरावली के साथ साथ है ना, मैं 3-4 चीज अभी सिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे जाएंगे ना सामने टक्कर पे, यहाँ पे ये जो प्लेस मैंने बनाया है यहाँ पर, ये है धर्मशाला, शिमला में पड़ता है धर्मशाला नाम की एक जगह। आज से 3 या 4 करोड़ साल पहले उसे अरावली रेंज यहाँ से स्टार्ट होकर के, यहाँ से स्टार्ट होते हुए नीचे ये अरेबियन सी में के अंदर, और ये जो लक्षद्वीप आपको दिखता है ये अरावली रेंज का ही एक्चुअली शिखर है, इसका जो बेस है पूरा आइलैंड का वो अरावली रेंज है। ध्यान से सुनते जाइएगा। हुआ क्या कि अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, जो अब मान लो एक माउंटेन है, प्रकृति का नियम है जो भी आया है लिविंग और नॉन लिविंग सबको खत्म होना है। इवन प्लास्टिक भी 400 सालों में डिकम्पोज हो जाता है, 200 साल 300 साल 400 साल में हो जाता है। तो भाई ये तो पत्थर पहाड़ी है, जो नदियां आई, नदियों ने इसको तोड़ करके, या जो हवा थी किस तरह टूट के ये दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज अरावली थी, जो कि आज की डेट में आपको पता है कि बिल्कुल छोटी हो गई है, और इंडिया में तो उसकी वजूद बहुत ही ज्यादा हाइट भी नहीं है। एक बात और, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं ना तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं पाइप से फेंक के मारूंगा, ये नहीं दिखाऊंगा 10वीं क्लास है या 0 क्लास। तो अरावली की आज के डेट में सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। और आपको मैं बता दूं, माउंट आबू का नाम तो आपने सुना ही होगा जी, गए भी हैं, जैसे जो एक सफेद लत्ते वाले जो आंटी लोग हैं उनके साथ जाएं, माता जी लोग, साध्वी साध्वी, आप पढ़ा लो, पता नहीं, जब मुझे पता ही नहीं तो पढ़ाओ कैसे। देखिएगा, छोड़िए कोई बात नहीं, नमस्कार है उनको। तो ये जो अरावली रेंज है उसकी सबसे अभी आज के डेट में 1500 या 1700 मीटर समथिंग की हाइट की सबसे हाईएस्ट पीक बची हुई है। तो आप ये सोच लीजिए कि जब उसकी सबसे हाईएस्ट पीक 1700 मीटर की हाइट की है या 1800 मीटर की हाइट की होगी, ठीक है, तो पूरे माउंटेन में तो ज्यादा ऊंचा जगह बचा नहीं, केवल ये पहाड़ी की तरह ही बच के रहे। ये अरावली जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, याद रखिएगा, ये राजस्थान में कुछ इस तरह से दिख रही है। अगर यही माउंटेन केवल इस तरह से रहती ना तो यह रेगिस्तान नहीं रहता, और केवल इस तरह से है तो रेगिस्तान। समझ में नहीं आया ना? अब बता, इसको समझ में आया? बताइए। भावनाएं को कंट्रोल में रखिए। देखिए होता क्या है कि अगर बेटा आप ये इंडिया का है ना, ये साउदर्न पार्ट देखो, इस तरह से मैं दिखा रहा हूं, तो हमारे पास जो मानसून विंड आती है वो इंडियन ओशियन से आती है, नीचे से इंडियन ओशियन है पूरा बड़ा, बताइए। इंडिया के ट्रायंगुलर साउदर्न पार्ट होने के कारण, मतलब कि ये पेनिसुलर पार्ट होने के कारण यहाँ पर आती है, तो हवाएं
दो पार्ट में पड़ जाता है। एक तो इधर चली जाती है अरेबियन सी की तरफ, और एक इधर चली जाती है। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पर आती है तो सबसे पहले बेटा यहाँ पूरा का पूरा आपको पता है वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, मानसून वाली हवाएं आती हैं वेस्टर्न घाट से टकराती है, और पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट आपको दिख रहा है ना, घने जंगल है, सालों भर हरे भरे रहते हैं, इतनी बारिश होती है। और यहाँ पर आगे जब ये जाती है हवाएं, तो ये गुजरात में इंटर करती है, राजस्थान में इंटर करती है, इसको कोई भी ऐसा माउंटेन नहीं मिलता जो सामने 90 डिग्री के एंगल पे कोलाइड करे उससे। और हाँ एक बात और बता दें बेटे, आप लोग मत डिस्कस करिए, देख लीजिए, कोई बात थोड़ी देर बाद बात करें कि अगर मान लीजिए हर्ष भैया पहाड़ है इनसे टकरा गया तो बारिश नहीं होती, हवाओं के पहाड़ के टकराने से बारिश नहीं होती, माउंटेन रेंज होती है। ये भी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। आपने सोचा सर जी ने पहाड़ बताया तो पहाड़ से टकराए बारिश, पहाड़ से टकरा के बारिश नहीं होती, रीजन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। मान एडियाबेटिक रेट एक कॉन्सेप्ट लॉ है ज्योग्राफी का, हवाएं हर 1000 मीटर की हाइट पे, नमस्कार है आपको दीदी, हर 1 किलोमीटर की हाइट पे उसका जो टेम्परेचर है 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। ठीक है, इवोपरेशन आप समझते होंगे, कंडेंसेशन समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो वाष्पीकरण समझते होंगे और संघनन समझते होंगे। संघनन या कंडेंसेशन कौन समझता है बताइए हमको, समझ में आता है आपको? सो इलैबोरेट, समझ में आता है तो आप बताएंगे तो मैं भी देखो ना आपको क्या समझ में आता है कि आपका कॉन्सेप्ट कहीं गलत तो नहीं है। स्टीम के फॉर्म में, वाटर वेपर के रूप में, सिंपल सा है। मैं आपको बता दूं, अभी 4th क्लास के बच्चों को सिखाया था, आप लोग को सिखा दूं। ये वाटर है, गर्म होकर के जैसे ही वाटर है ना, गर्म होके ये जैसे ही वाटर गैस में बदल गया, वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर वेपर जल वाष्प, जल का गैसियस फॉर्म है। हिंदी में नाम कोई बात नहीं, मैंने कि वाटर वेपर बन गया। तो इवैपोरेशन का मतलब है कि वाटर को जो लिक्विड था उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया। जब ये क्या कहते हैं वाटर वेपर, अब ये वाटर वेपर कब वाटर में बदलेगा? हमें जो बारिश का पानी मिलता है, ये तो पता है कि वाटर वेपर ही ऊपर जाता है तो बादल बनाता है। ये अब क्या होगा, जो चीजें हवा के साथ ऊपर जाएंगी, ये तब तक ऊपर जाएगी जब तक कि ठंडी होना है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हवाएं ऊपर जाती हैं तो हर 1 किलोमीटर की हाइट पे उसका टेम्परेचर -6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो माउंटेन के साथ जैसे हवाएं टक्कर होगी तो माउंटेन से टक्कर होने के बाद माउंटेन के सारे ऊपर उठेगी, उसको कोई बात नहीं, वो कहते रहती है, आप सुनो बस। तो हवाएं उसके साथ साथ ऊपर उठती जाएगी, और हवाएं तब तक बारिश नहीं कराएगी जब तक वो उस लेवल पे ना पहुंच जाए जहां हवाएं ठंडी होकर के कंडेंस ना हो। मतलब कि ये जो वाटर वेपर था जब ऊपर जाता है क्लाउड बन जाता है, और क्लाउड से बारिश, क्लाउड बनना ही कंडेंसेशन, क्लाउड बन गया तो ये जो गैसियस फॉर्म था वो वाटर ड्रॉपलेट से बदल गया। देखिए वाटर जब गैस में बदलती है तो उसको इवैपोरेशन करते हैं, और यही गैस जब फिर दोबारा वाटर ड्रॉपलेट से बदल जाती है तो कंडेंसेशन। इतना समझ में आ गया आपको? तो माउंटेन से फायदा क्या होता है, माउंटेन के सहारे हवाएं जैसे ही कोलाइड करती है तो उसके सहारे ऊपर उठती है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर उठती जाएगी और इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि ठंडी हो जाए तो बारिश करा देती है। अब हवाएं जिस लेवल पे पहुंचेंगी ठंडी होंगी, एक हाइट पे आके बारिश करा दी। अब बारिश करा देगी तो हवा क्या होगा, हवा में तो नमी खत्म होगी ना, हल्की होगी, तो हवा फिर और ऊपर उठेगी, और जैसे जैसे ऊपर उठेगी क्या होगा, हवाओं का मॉइस्चर खत्म होता जाएगा। तो एक माउंटेन इस तरह से है, तो हवाएं इधर से आ रही थी, यहाँ पे क्लाउड है, बारिश करा दी, फिर ये हवाएं दूसरी तरफ उतरेगी। जब वेस्टर्न घाट की दूसरी तरफ, मतलब कि
ईस्टवर्ड स्लोप में, मतलब कि पूर्वी ढाल पर नीचे उतरेंगे हवाएं, यहां से नीचे जाएंगी, तो इसको रेड सेन एरिया कहते हैं। रेड सेड एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश। आपको एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर घने जंगल हैं सालों भर, इतने घने जंगल की वहां कहीं नहीं। दो ही जगह इंडिया में जंगल है, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, ठीक है। और जैसे ही आप इसके डाउनवर्ड स्लोप पे उतरेंगे ना, पूरा डेजर्ट है, बिल्कुल पानी नहीं, कभी बारिश ही नहीं। पहाड़ों के दूसरी तरफ अगर कोई इलाका होगा तो बारिश नहीं होगी। मैं आपको एक बात और बता दूं, हिमालय के कारण, हिमालय के साउथ में होने के कारण, यहाँ टक्कर होने के चलते हमको बारिश मिलती है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट साइड में जाएंगे तो तिब्बत एक डेजर्ट है, जहां किसी भी तरह की बारिश नहीं। पूरा चाइना का ये इलाका जो हिमालय के जस्ट नीचे पड़ता है साउथ में, वो कोई बारिश नहीं, क्योंकि हवाएं जब ऊपर के डाउन होगी तो बारिश तो पहले ही करा दिए ये वाली हवाएं, और जब उधर नीचे उतरेंगे तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे पर 1 किलोमीटर हवा ऊपर उठ रही है तो -6.5 डिग्री सेल्सियस हवाओं का टेम्परेचर कम हो रहा है, ऊपर उठ रही है। तो फिर नीचे उतरेगी तो हवाओं का टेम्परेचर 1 किलोमीटर नीचे उतरेगी तो बढ़ेगा भी। तो नीचे जैसे जैसे दूसरी साइड हवाएं उतरती हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और जिस हवा का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो कभी बारिश नहीं करता, मॉइस्चर नहीं होगा ना, मॉइस्चर सूख जाएगा उसका, ठीक है जी। आपने चेक किया टेंशन? खुद से भी टिक मारना, ये समझ में आ गया? तो ये यहाँ पर बारिश कैसे हुई? हवाओं के टक्कर होने के कारण, एकदम 90 डिग्री के एंगल पे जब टक्कर होगी तभी तो बारिश होगी। लेकिन यहाँ पर तो ये पैरेलल है, हवाएं इसके पैरेलल साइड से निकल जाती है लेकिन टक्कर नहीं होती। लेकिन धर्मशाला में ही पहली बार उसको हिमालय मिलता है जो यहाँ से जाके सामने से टक्कर लगती है और यहाँ पे बारिश होती है, समझ में? लेकिन यहाँ पूरा का पूरा कभी बारिश नहीं। अब तो आप कहेंगे सर जी राजस्थान में कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो बारिश होता होगा। ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल वाला जो ब्रांच है, जो बंगाल की खाड़ी से होकर हवाएं जाती है, तो यहाँ पर गारो, खासी और जयंती, ये मेघालय स्टेट है, लेकिन गारो, खासी, जयंती 3 माउंटेन। और पहली बार ये हवाएं जब जाती है तो सबसे पहले बे ऑफ बंगाल से यही तीनों जगह पे टक्कर, ठीक है। दुनिया में सबसे अधिक बारिश इसी मेघालय में खासी पहाड़ियों पे, जो चेरापूंजी में मानसून ड्राम है वहां दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है वर्ल्ड में। अर्थ पे इतनी ज्यादा कहीं बारिश नहीं होती। मेघालय में हवाएं यहाँ से टकराई और फिर टकरा करके यहाँ लेफ्ट की तरफ मुड़ी, टकरा करके जब लेफ्ट की तरफ मुड़ती है तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे नॉर्थ इंडिया को कवर करके ऊपर से बारिश होती है। समझ रही? मुझे पढ़ाना था डेजर्ट, पढ़ा दिया क्लाइमेट, कोई बात नहीं। तो आपको राजस्थान का डेजर्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू जी। हाँ पढ़ा दिए, ये सब बच्चे डेजर्ट घूमना चाह रहे थे तुम्हारे। अब टाइम मशीन में बैठ के आपको है ना फास्ट में जाना पड़ेगा, और यहाँ से हवाएं बेटा जब मुड़ते हैं यहाँ पर जब आती है तो यहाँ पर आते आते इस विंड में मॉइस्चर ही खत्म हो जाता है, मॉनसून विंड में, जिसके चलते हैं बारिश बहुत कम होती है। हाँ ये तो करोड़ों साल में होता है, जो नदियां ऊपर से बह के आती है, जो विंड बहते हैं उसके ऊपर से चलते हैं, उसको तोड़ते फोड़ते रहते हैं, भूकंप आते रहता है, सब तोड़ते जी। जो जन्म लिया है उसको खत्म होना है। हाँ मुझे पता नहीं, सरस्वती से पूछो बेटे, उसके लिए ना पूरा इंडियन ज्योग्राफी ग्रंथ ही पढ़ाना पड़ेगा। मेरा रेलेवेंट भी तो चीजें होनी चाहिए ना, ठीक है। मैं मारूंगा अभी, उसने काम नहीं किया, अभी मारना है, चिंता मत। हाँ हवा के कारण बेटा, हवा जो बहती है ना, जिधर हवाओं की स्पीड होती है, विंड की स्पीड होती है, वो अपने साथ लहरों को उठाती है, समझ रहे? क्या? हाँ हवाएं अगर नहीं बहेंगी तो लहरें नहीं बहेंगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई साइंस नहीं। 1 मिनट। अब यहाँ पे कोस्टल प्लेन आपको दिख रहा होगा,
संत कोई बात नहीं बाबा जी। देखिए ये जो कोस्टल प्लेन है ये कैसे बना, मैं पहले ये बता दूं, जो ये आपका ईस्ट का कोस्टल प्लेन है ये वाला, ये ज्यादा चौड़ा है और यहाँ पे ज्यादा खेती भी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही नैरो और बहुत ही सकरा कर। यहाँ पे पूरा रेंज है वेस्टर्न घाट का पूरा ऊपर से नीचे तक, जिसके चलते यहाँ पे समुद्र में जो कोस्ट है हमारा, जैसे देखिएगा ये जो सागर का किनारा है ये वाला, और यहाँ पे एकदम बिल्कुल साथ ही साथ ये माउंटेन रेंज है, इसके बीच में बहुत ही कम जगह है जहाँ की प्लेन बने हुए। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर अरब सागर में आकर के गिरने वाली दो ही नदी है मेन, एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती, ठीक है, जो कि पथरीली जगह से बह करके आती है, जिसके चलते नदी जब सागर में मिलती है तो दो ही चीज करती है, या तो एस्च्यूरी बनाएगी जिसको मुहाना कहते हैं, और नहीं तो डेल्टा बनाएगी। ठीक है, मैंने कहा कि नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। एस्च्यूरी वो होता है जब नदी समुद्र में मिले लेकिन वहां पे कोई लैंड फॉर्म नहीं बने, मतलब कि बहुत ज्यादा मलबा या गाद ले जाकर के, मिट्टी ले जाकर कोई मैदान जैसा इलाका, प्लेन जैसा इलाका ना बने। और वो तभी होता है जब रिवर किसी ना किसी पथरीले जगह से या रॉकी टेरेन से बहती हुई है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जितनी भी नदियां हैं मैं आपको दिखाऊं, ये रही गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गंगा, ये जो पूरा इलाका है ये ज्यादा से ज्यादा मिट्टी और गाद लेकर के आती है क्योंकि मैदानों से बह के आती है, तो यहाँ पर ये प्लेन पे जाती है। जी बिहार का है, जी बस आपके सर के पीछे एक बार टांट मार के देखो दीवार पे कस के। तो बनारस और वाराणसी क्या होगा बेटे, कैसी बात कर रही है, छोटी बात बेटे, ये पूछना तो क्वेश्चन ही उल्टा है तेरा। आइलैंड्स देखिए, अब दो आइलैंड्स बच गए, जो कि यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि लक्षद्वीप है, बेचारे थक भी सुन नहीं कहे, कोई मास्टर बता नहीं कर सकता भाई, सुन के पक गया वाला। और यहाँ पे अंडमान चैप्टर खत्म, कल क्या बताएंगे लड्डू, कल टेस्ट दीजिएगा जिस दिन भी हो, मेरा काम खत्म। ये है आपका अंडमान निकोबार और ये है आपका लक्षद्वीप। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अरावली माउंटेन रेंज धर्मशाला से लेकर के लक्षद्वीप तक थी, पहले समुद्र में सब कुछ मर्ज हो गया, डूब गया, लेकिन जो अपर पार्ट बचा रह गया, जो चोटियां बची रह गई कुछ, उसी के बेस पे पूरा का पूरा लक्षद्वीप है। और अंडमान निकोबार आपको पता है कि टेक्टोनिक प्लेट हमारी जो है इंडियन प्लेट वैसे मुड़ जाती है, ठीक है। तो अराकान योमा ऐसे निकल गया है, और ये जो ये यहाँ तक ये बे ऑफ बंगाल में भी जो हिमालयन रेंज थी पूरी थी, लेकिन ये सारे इलाके मर्ज हो गए और यहाँ पर जो ये ऊंची ऊंची पिक्स जो बची हुई थी वही बची रह गई, जिसपे कि अंडमान निकोबार। धर्म धर्म बेटा हिंदू धर्म है बिल्कुल, हाँ इंडियन रहते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही खुशी के साथ बोलने का मन कर रहा है। चैप्टर